हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित 50 प्रश्नों को कवर किया गया था। आज की वीडियो में 60 प्रश्नों को हिंदू विवाह अधिनियम से कवर किया जाएगा। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप न कीजिएगा क्योंकि ये आगामी बिहार परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 का संबंधित है पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण से, शून्य विवाह से। तो इसका सही आंसर है पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। अगला प्रश्न है, कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं है परंतु अपने हाथ में जो है यदि कांटे ही हैं और गुलाब नहीं है तो उसे फेंकना ही उचित है। इस कथन का संबंध है न्यायिक पृथक्करण से, पारस्परिक सहमति पर विवाह विच्छेद से, तलाक से, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से। तो इस तलाक से, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से। तो इसका सही आंसर है सी, तलाक से। अगला प्रश्न है, समानता विवाह विच्छेद की कोई अर्जी विवाह संपन्न होने के कितने दिन के भीतर नहीं लाई जा सकती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह। तो इसका सही आंसर है 1 वर्ष। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका लाई जा सकती है 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 6 माह बाद। तो इसका सही आंसर है 1 वर्ष बाद। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका लाई जा सकती है 1 वर्ष बाद। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका में पक्षकारों के बीच पारस्परिक सहमति डिक्री पारित करने के समय तक होनी चाहिए। पक्षकारों को इसके लिए 6 माह से 18 माह की अवधि प्राप्त है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया? तो इसका सही आंसर है अशोक हुर्रा बनाम रूपा बिपिन जावरी। अशोक हुर्रा बनाम रूपा बिपिन जावरी। ठीक। अगला प्रश्न है, धारा 15 के अंतर्गत तलाकशुदा व्यक्ति पुनः विवाह नहीं कर सकेंगे यदि विवाह तलाक की आज्ञप्ति द्वारा भंग कर दिया गया है। ए, आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील करने की समयावधि अपील पेश किए जाने के बिना समाप्त हो गई है। बी, अपील जो तलाक के आज्ञप्ति के विरुद्ध पेश की गई है थी। सी, तलाक की आज्ञप्ति के विरुद्ध पेश की गई अपील लंबित है। तो इसका सही आंसर है तलाक की आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील को कोई अधिकार नहीं प्राप्त हो गया। तो इसका सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है, धारा 15 के उपबंधों का उल्लंघन करके किया गया विवाह शून्य होगा। शून्य होगा, इसका सही आंसर शून्य होगा। सुरेश खुल्लर बनाम विजय कुमार खुल्लर के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारित किया कि अपील लंबित रहने के दौरान दूसरा विवाह किए जाने पर दूसरा विवाह शून्य होता है क्योंकि अपील स्वीकृत होते ही पहला विवाह अस्तित्व में आ जाता है। धारा 15 के उल्लंघन करके विवाह करने के प्रभाव के संबंध में न्यायालयों के निर्णय में एकरूपता नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 बच्चों के धर्मजता से संबंधित है। शून्य विवाह, शून्यकर्णी विवाह, वैध विवाह, शून्य एवं शून्यकर्णी विवाह दोनों। तो इसका सही आंसर है शून्य एवं शून्यकर्णी विवाह दोनों। अगला प्रश्न है, यदि कोई हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 3 के उल्लंघन में अपना विवाह संपन्न करवाता है तो वह दंडित किया जा सकेगा 2 वर्ष तक के कठोर कारावास से या 1 लाख रुपए तक के जुर्माना या दोनों से, 15 दिन के सादे कारावास से या 1000 रुपये के जुर्माना से, या 3 दिन के सादे कारावास या 500 रुपये जुर्माना से, 15 दिन के सादे कारावास या 500 रुपये के जुर्माना से। तो इसका सही आंसर है ए,
2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माना या दोनों से। अगला प्रश्न है, यदि कोई हिंदू अपना विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 4 एवं 5 के उल्लंघन में करता है तो वह दंडित किया सकेगा 2 मास के कारावास या जुर्माना से, 3 मास तक के कारावास या 1,000 रुपये जुर्माना से, 1 मास तक के सादे कारावास से या 1,000 रुपये जुर्माना से, या दोनों से। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन हर अर्जी उस जिला न्यायालय में उपस्थित की जाएगी जिसकी साधारण सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर विवाह अनुस्थापित हुआ था या उपबंध है। धारा 18 में, धारा 19 में, धारा 20 में, धारा 21 में। तो इसका सही आंसर है धारा 19 में। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन अर्जी की सुनवाई विचारण कितने दिन के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्यार्थी पर अर्जी की सूचना तामील होने के 2 मास के भीतर, प्रत्यार्थी पर अर्जी की सूचना तामील होने के 3 मास के भीतर, प्रत्यार्थी पर अर्जी की सूचना तामील होने के 5 मास के भीतर, प्रत्यार्थी पर अर्जी की सूचना तामील होने के 6 मास के भीतर। तो इसका सही आंसर है डी, प्रत्यार्थी पर अर्जी की सूचना तामील होने के 6 मास के भीतर। हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन अपील की सुनवाई कितने दिन के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्यार्थी पर अपील की सूचना तामील होने की तारीख से 2 मास के भीतर, प्रत्यार्थी पर अपील की सूचना तामील होने की तारीख से 3 मास के भीतर, प्रत्यार्थी पर अपील की सूचना तामील होने की तारीख से 4 मास के भीतर, प्रत्यार्थी पर अपील की सूचना तामील होने के तारीख से 6 मास के भीतर। तो इसका सही आंसर है प्रत्यार्थी की अपील की सूचना तामील होने की तारीख से 3 मास के भीतर। धारा 22 के उपबंधों का उल्लंघन करके वैवाहिक कार्यवाहियों का प्रकाशन किए जाने पर ऐसा करने वाला दंडनीय होगा। ऐसे जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक हो सकेगा, ऐसे जुर्माने से जो 2,000 रुपये तक हो सकेगा, ऐसे जुर्माने से जो 3,000 रुपये तक हो सकेगा, 1 मास के कारावास और 1,000 रुपये तक के जुर्माने से हो सकेगा। तो इसका सही आंसर है ए, ऐसे जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक हो सकेगा। अगला प्रश्न सुमेलित करने से है। धारावाही सुमेलित, अगले प्रश्न में पूछा गया है सही सुमेलित युग्म है। धारावाही 22 कार्रवाइयाँ बंद कमरे में होना चाहिए। धारा 27 संपत्ति का व्ययन, धारा 24 वादकालीन भरण पोषण, धारा 25 स्थायी निर्वाह व्यय। तो इसमें सभी जो है युग्म सुमेलित हैं। इस अधिनियम की धारा 24 के अधीन वादकालीन भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय के लिए न्यायालय में उपस्थित अर्जी का निस्तारण हो जाना चाहिए। पति या पत्नी की नोटिस की तामील के 15 दिन के भीतर, पति या पत्नी की नोटिस की तामील के 30 दिन के भीतर, पति या पत्नी के नोटिस की तामील के 45 दिन के भीतर, पति या पत्नी की नोटिस के तामील के 60 दिन के भीतर। तो इसका सही आंसर है डी, पति या पत्नी के नोटिस के तामील के 60 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है, संतति अवयस्क बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध करती है। धारा 23, धारा 26, धारा 27, धारा 29। तो इसका सही आंसर है बी, धारा 26। संतति जो है अवयस्क बच्चे को कहा जाता है। संतति की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध धारा 26 में किया गया है। आरंभिक अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्री की अपील की परिसीमा काल है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, 90 दिन।
परिवार न्यायालय के द्वारा पारित आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील आज्ञप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में की जाती है। आरंभिक अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिग्री की अपील कहाँ होगी? जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उस न्यायालय में जिसमें आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में उस न्यायालय के विनिश्चयों की अपीलें साधारणतया होती है। डी उपयुक्त में से ए एवं बी। तो इसका सही आंसर है सी, उच्च न्यायालय में जिसमें आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में उस न्यायालय के विनिश्चयों की अपीलें साधारणतया होती हैं। अगला प्रश्न है, कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित डिग्री आदेश की अपील होगी जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय में। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में सत्य कथन बताइए। हिंदू विवाह अधिनियम विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। जहां विवाह विच्छेद के संबंध में रूढ़ि विद्यमान है वहां ऐसी रूढ़ि के अंतर्गत प्राप्त अधिकार को हिंदू विवाह अधिनियम प्रभावित नहीं करेगा। अंतरजातीय एवं अंतरधर्मीय विवाह को अधिनियम मान्यता देता है। उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, फैक्टम वैलेट का सिद्धांत संबंधित है भरण पोषण से, दत्तक से, उत्तराधिकार से, विवाह से। तो इसका सही आंसर है विवाह से। फैक्टम वैलेट का सिद्धांत संबंधित है विवाह से। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पूर्व संपन्न अंतरजातीय विवाह को वैध विवाह की मान्यता हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में दिया गया? ए धारा 27, बी धारा 30, सी धारा 29, डी धारा 26। तो इसका सही आंसर है धारा 29। अधिनियम की धारा 27 आकर्षित होती है जबकि विवाह में या विवाह के समय भेंट की गई संपत्ति अविकथित रूप से होती है पति की, पत्नी की, संयुक्त रूप से दोनों की। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, संयुक्त रूप से दोनों की। निम्नलिखित में से कौन सा तलाक का आधार नहीं है? अभित्यजन, मानसिक क्रूरता, व्यभिचार, विवाह का असाध्य विखंडन। तो इसका सही आंसर है 75 का डी, विवाह का असाध्य विखंडन। अगला प्रश्न है, दस्ताने बनाम दस्ताने किस बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय का अग्र निर्णय है? क्रूरता, अभित्यजन, पागलपन, व्यभिचार। तो इसका सही आंसर है क्रूरता। यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा, दस्ताने बनाम दस्ताने का वाद बहुत प्रमुख वाद है हिंदू विवाह अधिनियम से, और इसमें क्रूरता के बिंदु पर यह वाद लाया गया था। यदि एक हिंदू स्त्री किसी पुरुष बालक को गोद ले सकती है अगर वह बालक से कम 12 साल, 14 साल, 18 साल, 21 साल बड़ी हो। तो यहाँ पे सही आंसर है डी, 21 साल। किसी एक हिंदू स्त्री को अगर वह किसी लड़के को गोद लेना चाहती है तो वो उस लड़के की उम्र से 21 साल बड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए आप अगर कोई लड़का है उसकी उम्र 5 साल है तो उस हिंदू औरत को 1+21 यानी कि 5 और 21 26 साल उम्र होनी चाहिए। 26 साल से अगर कम है तो वो उस हिंदू बच्चे को गोद नहीं ले सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मामलों में हिंदू विधि लागू नहीं होती? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, जैन, सिख अथवा बुद्धिस्ट धर्म से हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म हिंदू माता व पिता से हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी व यहूदी न हो, अनुसूचित जनजाति जो अनुच्छेद 366 के व क्लास 25 के अंतर्गत सदस्य हो। तो इसका सही आंसर है डी, अनुसूचित जनजाति जो अनुच्छेद 366 संविधान के व क्लास 25 के अंतर्गत सदस्य हों। अगला प्रश्न है, हिजड़े के साथ शादी को वैध माना गया है?
क्या माना गया है? अवैध माना गया है, वैध माना गया है, शून्य माना गया है, शून्य करणी। तो इसमें सही आंसर है शून्य करणी। हिजड़े के साथ शादी को शून्य करणी माना गया है। निम्न में से कौन सी शादी शून्य नहीं है? शादी के समय किसी एक पक्षकार के पति पत्नी थी, पक्षकारों के मध्य सपिंड रिश्ता था, पक्षकारों के मध्य वर्जित रिश्तेदारी थी, एक पक्षकार का खराब चरित्र का होना। तो इसका सही आंसर है डी, एक पक्षकार का खराब चरित्र का होना। हिंदू विवाह के रजिस्ट्रेशन न कराने पर हिंदू विवाह की धारा 8 के अंतर्गत कितने जुर्माने का प्रावधान है? ए 25 रुपये तक, बी 50 रुपये तक, सी 75 रुपये तक, डी 100 रुपये तक। तो इसका सही आंसर है 25 रुपये तक। पत्नी अपने मायके चली गई और पति के बार बार बुलाने पर ससुराल नहीं आई। पति को उपचार है, न्यायिक पृथक्करण का, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन का, या तो ए या तो बी या डी तालाक। तो इसका सही आंसर है बी। पत्नी पति के व्यवहार से तंग आकर मायके चली गई। पति के बुलाने पर वह उसके साथ रहने से इनकार कर देती है। पति धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल करता है। न्यायालय क्या आदेश करेगा? दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन का, न्यायिक पृथक्करण का, तालाक का, याचिका नामंजूर करने का। तो यहाँ पे सही आंसर है डी, याचिका नामंजूर करने का। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत युक्त पति हेतु साबित करने का भार किस पर होता है? जिस पक्षकार ने साक्षर से प्रत्याहरण किया है, जो याचिका दाखिल किया है, या तो ए पर या बी पर, या ए एवं बी दोनों पर। तो इसका सही आंसर है ए, जिस पक्षकार ने साक्षर का प्रत्याहरण किया है। अगला प्रश्न है, पति पत्नी के साथ क्रूरता करता है। पत्नी को उपलब्ध उपचार के संबंध में निम्न कथनों में असत्य कथन है। पत्नी पहले धारा 10 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के लिए अर्जी देगी। पत्नी धारा 13 के अंतर्गत तलाक के लिए अर्जी देगी। पत्नी धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण या धारा 13 के अंतर्गत तलाक की अर्जी देगी। पत्नी धारा 9 के अंतर्गत अर्जी देगी। तो इसका सही आंसर है ए, पत्नी पहले धारा 10 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के लिए अर्जी देगी। अगला प्रश्न है, पति की पत्नी जीवित है, पहली पत्नी जीवित है, पति दूसरा विवाह कर लेता है। पहली पत्नी को क्या उपचार है? तलाक ले सकती है, द्विविवाह के लिए अभियोजित कर सकती है, अभियोजित कर सकती है, ए और बी दोनों, डी व्यादेश। तो इसका सही आंसर है सी, ए एवं बी। वो तलाक भी ले सकती है, द्विविवाह के लिए अभियोजित कर सकती है। अगला प्रश्न है, पत्नी के जीवित रहते हुए पति दूसरा विवाह करना चाहता है क्योंकि पत्नी की कोई संतान नहीं है। पत्नी ने पति को दूसरा विवाह करने की सहमति पति को दे दी। पति ने दूसरा विवाह कर लिया। पति द्विविवाह का दोषी नहीं है, द्विविवाह का दोषी है, या तो ए या बी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, दो विवाह का दोषी है। अगला प्रश्न है, पति ने कार नामक लड़की से विवाह चंद्रमा को साक्षी मानकर खुले स्थान पर किया। तत्पश्चात पति ने खा नामक लड़की से विवाह किया। पहली पत्नी को उपचार प्राप्त है, तलाक का, न्यायिक पृथक्करण का, पति को द्विविवाह के लिए अभियोजित करने का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी। चूंकि पहला विवाह वैध नहीं था, इसलिए दूसरा विवाह वैध माना जाएगा। पति द्विविवाह के अपराध का दोषी नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 454 के अनुसार द्विविवाह के अपराध की संरचना के लिए यह आवश्यक है कि दूसरे विवाह के समय पति या पत्नी का प्रथम विवाह विद्यमान और वैध हो। प्रश्नगत समस्या में प्रथम विवाह वैध नहीं है, इसलिए द्विविवाह का अपराध संरक्षित नहीं होता है। अतः पति ने द्विविवाह का अपराध नहीं किया है। भाऊराव शंकर
लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जो कोई पति या पत्नी जीवित होते हुए विवाह करेगा, प्रथम दृष्टया तात्पर्य है जो कोई वैधानिक विवाह करेगा या जो कोई विवाह करता है जिसका विवाह वैध है। अगला प्रश्न है, एक हिंदू पति पत्नी के जीवित रहते हुए मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है और पुनः विवाह कर लेता है। पति द्विविवाह के लिए अभियोजित किया जाता है। पति बचाव में कहता है वह मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेने से उसका प्रथम विवाह विघटित हो गया है और इस्लाम के अंतर्गत वह दूसरा विवाह कर सकता है। उक्त तथ्यों के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं। इस्लाम स्वीकार कर लेने से पहला विवाह विघटित नहीं हो जाता। दूसरा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम का अतिलंघन माना जाएगा। सी, दूसरा विवाह शून्य है। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। यदि हिंदू विधि के अंतर्गत विवाहित पति पत्नी दूसरा धर्म ग्रहण करके विवाह करते हैं तो उसके वैवाहिक बंधक अविघटित तो ही रहते हैं। सरला मुदगल बनाम भारत संघ के वाद में मामले में पति पहले से ही हिंदू विधि के अंतर्गत विवाहित था और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद उसने मुस्लिम विधि के अधीन दूसरा विवाह कर लिया। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि इसके प्रथम विवाह भंग नहीं हो सकते जब तक प्रथम विवाह न्यायालय की डिक्री द्वारा विघटित नहीं हो जाता। तब तक प्रथम विवाह की विद्यमानता की अवधि में किया गया दूसरा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में प्रयुक्त किए गए शब्दों के अर्थबोध में यदि किसी विधि के अतिउल्लंघन से विवाह किया जाता है तो वह शून्य होगा। अगला प्रश्न है, पति पत्नी के विवाह 1 जनवरी 2008 में संपन्न हुआ। पति 1 जनवरी 2009 को लापता हो गया था। पत्नी ने फरवरी 2017 में एक अन्य विवाह पुरुष से विवाह कर लिया। पत्नी इसकी सूचना अन्य पुरुष को भी दे दी। पत्नी द्विविवाह की दोषी होगी, द्विविवाह की दोषी नहीं होगी, या तो ए या बी, उपयुक्त में से सभी नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, द्विविवाह की दोषी नहीं होगी। यदि प्रथम विवाह का पक्षकार 7 वर्षों तक निरंतर अनुपस्थित रहता हो, वहाँ विवाह का कोई पक्षकार भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत द्विविवाह का दोषी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पति पत्नी दोनों विदिता विवाहित हैं। पति का शारीरिक संबंध किसी अन्य वैवाहिक स्त्री से है। पति किसके विरुद्ध अपराध किया है? पत्नी के विरुद्ध, दूसरे पति के पत्नी के विरुद्ध, दूसरी स्त्री के पति के विरुद्ध, किसी के विरुद्ध नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, कि दूसरी स्त्री के पति के विरुद्ध। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहां एक स्त्री तथा एक पुरुष के बीच धार्मिक अनुष्ठानों तथा अथवा वैवाहिक रीति रिवाजों के माध्यम से विवाह संपन्न हुआ साबित नहीं किया जाता, किंतु समाज में उन्हें पति पत्नी के रूप में मानता है, वहां पर विधि की दृष्टि में उन्हें पति पत्नी नहीं समझा जाएगा। ए, सुरजीत सिंह बनाम गर्जा सिंह, AIR 1994 SC 135, सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार, गुरुनाम कौर बनाम पूरन सिंह, लक्ष्मण बनाम मीना। तो इसका सही आंसर है ए, सुरजीत सिंह बनाम गर्जा सिंह। अगला प्रश्न है, का नामक एक व्यक्ति का विवाह खा नामक लड़की से संपन्न हुआ। लड़की विवाह के समय गर्भवती थी, लेकिन इसकी जानकारी का को विवाह के 2 माह बाद पता चला। दोनों में शारीरिक संबंध बना रहा। का जानकारी होने के 1 महीने बाद विवाह को धारा 12 के अंतर्गत शून्यकरणीय घोषित कराने के लिए याचिका दाखिल किया। न्यायालय याचिका ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि गर्भवती होने की जानकारी के बाद का ने खाके से संभोग किया। खारिज कर देगा क्योंकि याचिका गर्भवती होने के जानकारी के 2 माह पश्चात याचिका पेश की गई। स्वीकार कर लेगा क्योंकि याचिका गर्भवती के तथ्य की जानकारी होने के 1 वर्ष के अंदर संस्थित की गई। उपर्युक्त बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए, ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि गर्भवती होने की जानकारी के बाद का ने खाके से संभोग किया। अगला प्रश्न है, का जो 22 वर्ष का था उसने एक लड़की खा से
जो 14 वर्ष की थी विवाह करता है। का एवं खा के मध्य विवाहोत्तर संभोग होता रहा। जब खा 17 वर्ष की थी तो उसने का से विवाह का निराकरण कर दिया। पत्नी खा को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? वह विवाह भंग के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। वह विवाह भंग तलाक के लिए याचिका दाखिल नहीं कर सकती क्योंकि विवाहोत्तर संभोग हुआ है। वह न्यायिक पृथक्करण के लिए अर्जी देगी। वह विवाह को शून्य या शून्यकर्णी घोषित करा सकती है। तो इसका सही आंसर है ए। वह विवाह भंग के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। पति और पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे थे। न्यायालय ने पति के विरुद्ध भरण पोषण का आदेश दिया। आदेश के 1 वर्ष तक दोनों के बीच सहवास नहीं हुआ। पत्नी को क्या उपचार प्राप्त है? तलाक लेने का, न्यायिक अधिकारों का के प्रतिस्थापन का, न्यायिक पृथक्करण का, या तो ए या बी। तो इसका सही आंसर है ए। पति पत्नी के मध्य विवाह अस्तित्व में है। पति बलात्कार के मामले में आरोपित हुआ है और उसके विरुद्ध विचारणा की कार्रवाई चल रही है। क्या पत्नी बलात्कार के आरोप के आधार पर पति से विच्छेद की याचिका दाखिल कर सकती है? हाँ। बी नहीं, क्योंकि पति बलात्कार के लिए दोष सिद्ध नहीं हुआ। सी ना तो ए ना तो बी। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी नहीं, क्योंकि पति बलात्कार के लिए दोष सिद्ध नहीं हुआ है। आ की अपनी पहली पत्नी से एक पुत्र का पैदा हुआ था और दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र का उत्पन्न हुआ था। आ एवं उसकी पत्नी दोनों एक दुर्घटना में मारे जाते हैं। आ ने अपने पीछे एक मकान छोड़ गया तथा बीमा कंपनी की ओर से 10 लाख रुपया भी मिला। मकान एवं बीमा धन किसको मिलेगा? का को मिलेगा, खा को मिलेगा? का एवं खा दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। खा को नहीं मिलेगा क्योंकि वह शून्य विवाह का पुत्र था। तो इसका सही आंसर है सी। का और खा दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। अगला प्रश्न है, का और खा में विवाह संपन्न हुआ। का को पैरानाइड सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी थी, लेकिन विवाह से पूर्व खा को इस बीमारी के बारे में नहीं बताया गया। खा विवाह को घोषित करा सकती है। शून्यकर्णी, अवैध, अनियमित। तो इसका सही आंसर है शून्यकर्णी। का खा की पत्नी से खा की सहमति से संभोग करता है। का ने क्या अपराध किया? डी ए जारता का, बी क्रूरता का, सी या तो ए या बी, डी ना तो ए ना तो बी। तो इसका सही आंसर है डी, ना तो ए ना बी। का ने खा की पत्नी से खा की सहमति से संभोग करता है जबकि पत्नी सहमति नहीं दी थी। का ने कौन सा अपराध किया? जारता का, बलात्संग का, क्रूरता का, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बलात्संग का। जारता का दोषी होता है पुरुष एवं स्त्री दोनों, ना तो ए ना बी। तो इसका सही आंसर है पुरुष। जारता का दोषी हमेशा पुरुष ही होता है। सटीक उत्तर का चयन कीजिए। पति और पत्नी पारस्परिक सहमति से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 खा के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रेषित करते हैं। न्यायालय विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर सकेगा। याचिका पेश करने की तारीख से 6 महीने के बाद एवं 10 महीने से 18 महीने से पूर्व, याचिका पेश करने की से 6 महीने के बाद व 6 महीने के पूर्व भी, 6 महीने के बाद और 18 महीने के बाद भी। डी कोई से समय नियत नहीं है। तो इसका सही आंसर है याचिका पेश करने से 6 महीने के बाद भी और 6 महीने से पूर्व भी। अगला प्रश्न है, पति और पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना चाहता है। पति का विवाह की तारीख नियत हो गई है। पत्नी को क्या उपचार उपलब्ध है? ए निषेधात्मक व्यादेश, बी तलाक, सी स्टे, डी कोई उपचार नहीं। तो इसका सही आंसर है ए निषेधात्मक व्यादेश। अगला प्रश्न है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि पति
पत्नी बिना वैध विवाह के लंबे समय तक साचर का जीवन व्यतीत करते हैं तो पत्नी पति से भरण पोषण पाने का हकदार है। चुनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, प्रियलता बनाम सुरेश, डॉक्टर सूरजमणि बनाम दुर्गाचरण, सविताबेन सोम भाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य। तो इसका सही आंसर है ए, चुनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार कुशवाहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूढ़ी या प्रथा के अनुसार दूसरा विवाह कर सकता है? अनुजाति का व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, ए एवं बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति। डॉक्टर सूरजमणि बनाम दुर्गाचरण AIR 2001 SC 938 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उद्धारित किया कि यदि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति प्रथा एवं रूढ़ के अनुसार दूसरा विवाह करता है तो अधिनियम की धारा 11 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 454 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात विवाह शून्य या दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, का विवाह खा नाम की स्त्री से हुआ था, लेकिन का एक अन्य स्त्री गा के साथ रह रहा है और गा से एक पुत्र भी पैदा हुआ। कुछ वर्षों के बाद का ने गा के साथ छोड़कर पत्नी के साथ रहने लगा। गा को उपचार है, वह भरण पोषण की मांग कर सकती है, वह भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है, वह भरण पोषण एवं उत्तराधिकार दोनों की मांग कर सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, वह भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। सविताबेन सोम भाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य AIR 2005 SC 1809 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पत्नी के से आशय केवल वैध रूप से विवाहित पत्नी से है, ना कि किसी ऐसी स्त्री से जो किसी विवाहित पुरुष के साथ पत्नी बनकर रह रही हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधान विवाहित पत्नी के प्रति ही लागू होते हैं। यमुनाबाई बनाम शिवराम AIR 1988 SC 644 के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि शून्य विवाह की पत्नी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि लिव इन रिलेशनशिप सहजीवन उत्पन्न बच्चे दंपति के वैध संतान माने जाएंगे? उदय गुप्ता बनाम आयशा, मदन मोहन सिंह बनाम रजनीकांत, नाज फाउंडेशन बनाम NCT, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। तो इसका सही आंसर है उदय गुप्ता बनाम आयशा। उदय गुप्ता बनाम आयशा के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि लिव इन रिलेशनशिप से उत्पन्न बच्चे दंपति के वैध संतान माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, का जो कि एक पति है ने कुटुंब न्यायालय में तालाक की याचिका दाखिल की। का के पक्ष में तालाक की डिक्री न्यायालय ने पारित कर दी। खा पत्नी तालाक जो कि पत्नी है तालाक की डिक्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली। अपील के दौरान का ने गा से विवाह कर लिया। का विवाह माना जाएगा शून्य, शून्यकरणीय, मान्य, अनियमित। तो इसका सही आंसर है सी, मान्य। व्याख्या देख लीजिए इस प्रश्न का। लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण 1970 SC 1351 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि ऐसा विवाह शून्य नहीं है बल्कि मान्य है। इस निर्णय के पूर्व उच्चतम न्यायालय ने चंद्रमोहनी बनाम अविनाश 1967 SC 587 के मामले में ऐसा विवाह को शून्य माना था। अगला प्रश्न है, पति पत्नी के विवाह विच्छेद हो गया है लेकिन वे कुछ महीने के बाद साथ साथ रहने लगते हैं, उनके बीच संबंध माना जाएगा पति पत्नी का, सहजीवन का, मतलब लिव इन रिलेशनशिप का, अवैध, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बी, लिव सहजीवन का, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप का। पति पत्नी तालाक के बाद पुनर्विवाह कर सकते हैं। यदि वे बिना विवाह के साथ रहते हैं तो वे विवाहित पति पत्नी नहीं माने जा सकते। अगला एवं आखिरी प्रश्न है इस एक्ट का, जो कि हमारे इस वीडियो के साथ ही समाप्त हो जाएगा। विवाह के 1 वर्ष बाद पत्नी मायके चली गई। उसके ससुराल न आने पर पति दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए वाद दाखिल किया।
पत्नी का अभिकथन था कि वह ससुराल तभी जाएगी जब पति अपने संयुक्त परिवार को छोड़कर उसके साथ रहेगा। पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दाखिल की। क्या यह क्रूरता है? हाँ, नहीं, या तो ए या बी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हाँ, ये क्रूरता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा एक व्हाट्सअप ग्रुप चलाया जाता है जो कि एक पेड ग्रुप है, जिसकी इस समय वर्तमान में फीस मात्र 20 रुपये प्रति माह है, जिस पे हम स्टडी से रिलेटेड मटेरियल, वीडियो, वॉइस मैसेज और भी अन्य MCQ और GK GS करंट अफेयर्स सब डालते रहते हैं दिन में, और जो कि एक नाम मात्र की फीस हमारे द्वारा ग्रुप पे ली जाती है 20 रुपये। और आगामी कुछ हफ्तों के बाद वीडियो क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूट्यूब के ज़रिए रहेगा। तो अगर जो भी बंदा, अगर हमारे भाई जो भी हो और जो तैयारी करना चाहता है और दूर दराज के इलाकों से है और तैयारी करने में असमर्थ है, या जिसके पास स्टडी मटेरियल उचित नहीं मिल पा रहा है या कोचिंग वो नहीं कर सकता है, वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाए। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। या फिर कोई अगर समस्या आती है या ग्रुप फुल बताता है तो आप मुझे 9198100691 पर लॉ लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज देंगे। ओके, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे आगामी आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। और उसके साथ ही अगर आप अपने दोस्तों यारों में उनकी मदद करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट।